चाची, रिक ने कहा और उसने अपनी पैंट पहन ली और रसोई से बाहर चला गया। हॉल में काइरो अपने काम निपटाकर उसका इंतजार कर रहा था। तुम्हें इतना समय क्यों लगा? अच्छा, मैं तो बस आंटी से मिलने गया था। काइरो ने समझ में सिर हिलाया। उसके बाद वह काइरो से 5 मिनट तक बात करता रहा। तभी उसने देखा कि नग्न सूना ने 2 छोटे बर्तनों में मथकर बनाया हुआ दूध और स्वाद के लिए कुछ फलों की सजावट खरीदी है। उसने उसे नीचे फर्श पर रख दिया और उनके पास बैठ गई। रयू, ये तुम्हारा पसंदीदा है, पी लो। धन्यवाद आंटी, ये हमेशा की तरह स्वादिष्ट है। रिक ने ईमानदारी से जवाब दिया कि इसका स्वाद बहुत अच्छा था। काइरो ने भी अपना एक गिलास पिया। कुछ देर तक माँ और बेटे दोनों से बात करने के बाद रिक को एहसास हुआ कि कुछ समय में सूर्यास्त होने वाला है, इसलिए उसने उन दोनों को अलविदा कहा और अपने घर के लिए निकल गया। रयू अधिक बार आने की कोशिश करता है, उसकी चाची ने कहा, जबकि उसने जवाब दिया, जरूर आंटी। दिन कैसे बीता, उससे बहुत खुश था। आज उसने अपने लिए एक ऐसा गधे को जीतने में कामयाबी हासिल की जिसका वह जब चाहे इस्तेमाल कर सकता है। वह चाची के साथ कुछ नए दिनों का इंतजार कर रहा था और वह उसे कितना आगे ले जा सकता है। ये सोचते हुए अब रिक ने अपनी मां पर भी इसका परीक्षण करना चाहा। वह बहुत उत्साहित था, इसलिए वह अपने घर की ओर भागा। उसने बाड़ वाला गेट खोला और अंदर चला गया। अपने घर की ओर बढ़ते हुए उसने शेड में जांच की, लेकिन उसकी मां वहां नहीं थी। उसने अपना मिट्टी का काम पूरा कर लिया होगा। रिक ने अपने घर के मुख्य द्वार की ओर बढ़ते हुए सोचा। जब वह दरवाजे से कुछ कदम की दूरी पर आया, उसे एक महिला की कराह सुनाई दी। हालांकि वह थोड़ी पीड़ा से कराह रही थी और एक आदमी घुरघुरा रहा था। लगता है पिताजी आज जल्दी लौट आए हैं। ये सोचते हुए उसे अब तक के अपने अनुभव से पता था कि वे उससे कोई आपत्ति नहीं करेंगे, इसलिए उसने धीरे से दरवाजा खोला। अंदर जो कुछ उसने देखा उससे उसने अपनी मुट्ठी भींच ली और उसकी आंखों में क्रोध की चमक उभर आई। अध्याय 16, अमेलिया के साथ दुर्व्यवहार। जैसा कि उसने अनुमान लगाया था, वह महिला उसकी मां अमेलिया थी, लेकिन उसे चोदने वाला आदमी किसी भी तरह से उसका पिता जेफ नहीं था। वह एक लंबा आदमी था जिसकी कदकाठी बहुत बड़ी थी और उसके बाल सुनहरे थे। उसकी ठोड़ी पर गोटी के साथ मूंछें थीं। उसकी आंखें बहुत तीखी थीं, जिससे ऐसा लग रहा था कि वह किसी इंसान को नहीं, बल्कि किसी प्राणी को देख रहा है। उसने अमेलिया के लंबे लाल बालों को 2 सेट में बांट दिया था और उन्हें एक हाथ से पकड़ रखा था। वह अमेलिया की चूत पर अपने हर धक्के के साथ उन्हें खींच रहा था। अमेलिया का सिर उसके बालों पर उसके नियंत्रण के कारण हिल रहा था। रिक को यकीन नहीं हो रहा था कि जो बाल उसे इतने पसंद थे, उनका इस्तेमाल उसकी मां को नियंत्रित करने के लिए किया जाएगा, जैसे वह घोड़ी हो और वह आदमी उसे सवारी करवा रहा हो। वह आदमी घुरघुरा रहा था और हर घुरघुराहट के साथ रिक अपनी मां की दर्दनाक चीख और उसकी कराह सुन सकता था। यह एहसास होने पर कि वह आदमी कौन था, वह और भी अधिक घृणा से भर गया। अपनी मां को डॉगी स्टाइल में प्रजनन कराने वाला व्यक्ति पूरे शहर का एकमात्र मुखिया था और शहर में सबसे अधिक नफरत करने वाले लड़के का पिता भी था। हर बार थोड़ी देर में वह अमेलिया के बालों को जोर से खींचता था, जिससे वह दर्द से चिल्लाती थी। रिक अपने हाथों को गोल करके खड़ा था। उसे क्या करना चाहिए? क्या उसे बचाने की कोशिश करनी चाहिए? लेकिन एक गैर जादुई बच्चा शहर के सबसे शक्तिशाली जादूगर के साथ क्या कर सकता है? या उसे खेतों में भाग जाना चाहिए और अपने पिता को वापस लाना चाहिए? नहीं, इसमें बहुत समय लगेगा। एट नोबल बनेट एट। इससे पहले कि रिक कोई निर्णय ले पाता, उसने अपनी मां की मीठी आवाज सुनी। ओह रयू, आह महा, तुम वापस आ गई। हम आह, तुम्हें अपने कमरे में आह जाना चाहिए। मैं हम महे आह, तुम्हारा लंच तुम्हारे कमरे में आह ले आऊंगी। हालांकि उसकी कराहों और रोने की आवाजों से भरा हुआ था, रिक ने उसे जोर से और साफ सुना। वह क्यों बात कर रही थी? यह यहाँ चल रही कोई सामान्य बात है? क्या इस समय उसका बलात्कार नहीं हो रहा था? रिक ये भी देख सकता है कि उसके चेहरे पर आंसू के दाग थे। यहाँ क्या हो रहा है? रिक को अपने सिर में एक तेज दर्द महसूस हुआ और उसे लगा कि रयू की यादों का एक और हिस्सा उसके साथ मिल गया है और उसे वह जवाब मिल गया है जिसकी उसे तलाश थी। ये वास्तव में उसके घर में एक आम घटना थी। वास्तव में यह कोरुआ शहर के सभी घरों में आम बात थी। ऐसा इसलिए क्योंकि इन लोगों ने सेक्स को एक ऐसी सेवा के रूप में विकसित किया था जिसका लाभ तभी उठाया जा सकता है जब आप इसके लिए भुगतान कर सकें। अलग अलग महिलाएं आपसे अलग अलग कीमत मांग सकती हैं, लेकिन एक बात आम थी, वही एक ही उन सभी के लिए एक कीमत थी। अब उसे एहसास हुआ कि उसकी चाची कोई वेश्या नहीं थी, वह बस अपनी सेवा की पेशकश करती थी जो भी उसके लिए कीमत चुकाता था। दरअसल यहाँ की महिलाओं के लिए आय का मुख्य स्रोत यही था, जबकि जादू गौण था। साथ ही महिलाएं यहाँ लाभार्थी थीं क्योंकि पुरुषों की तुलना में उनकी यौन जरूरतें बहुत कम थीं।
इसका मतलब ये था कि सेक्स के लिए पुरुषों को पैसे देने वाली महिलाएं शहर में सभी सेक्स संबंधी लेन देन में न्यूनतम थीं, जबकि महिलाओं को अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करने के लिए पैसे देने वाले पुरुषों की संख्या बहुमत में थी। इस तरह से ये दुनिया खुद को संतुलित करती है। इसका मतलब यह है कि पुरुषों के पास बेहतर शारीरिक शक्तियां होने के साथ साथ ज्यादातर बेहतर जादुई क्षमताएं भी थीं जिनसे वे ज्यादा आय अर्जित कर सकते थे, लेकिन उन्हें सेक्स पर बहुत ज्यादा खर्च करना पड़ता था। जबकि महिलाओं में क्षमताओं की कमी थी, लेकिन वे अपनी सेक्स अपील से इसकी भरपाई कर लेती थीं। इस जानकारी ने उसे एहसास दिलाया कि इस समय यहाँ निश्चित रूप से किसी तरह का लेन देन चल रहा है। लेकिन रिक को जो बात हैरान कर रही थी वह ये थी कि यह अब तक देखे गए किसी भी अन्य सेक्स सीन की तरह नहीं था। ये स्पष्ट रूप से हार्डकोर होने की ओर झुका हुआ था। एक बार फिर उसकी मां की पुकार ने उसकी विचार प्रक्रिया को तोड़ दिया। महनम आह आहे रयू, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? हम आह महे में। हाँ माँ, तुम्हें मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैंने आंटी सुना के घर पर लंच किया था। मैं यहीं आराम से रहूंगी। ठीक है रयू, अमेलिया ने भारी सांस लेते हुए जवाब दिया। रिक के पास खुद को अपने कमरे में बंद करने का विकल्प था, लेकिन वह इस समय अमेलिया के साथ रहना चाहता था क्योंकि उसे इस आदमी पर विश्वास नहीं था जिसका लिंग अब उसके गर्भ में धड़क रहा था। रिक को उम्मीद की एक झूठी भावना थी कि अगर वह यहाँ रहा तो यह आदमी उसकी माँ के साथ दूर नहीं जाएगा। एक जोरदार थप्पड़ ने उसकी सारी उम्मीदें खत्म कर दी क्योंकि वह अपनी माँ के बड़े नितंब पर एक स्पष्ट हाथ का निशान देख सकता था। संभोग कर रहे जोड़े की ओर देखते हुए रिक हॉल के किनारे चला गया और बैठ गया। गोरा लड़का अब अपनी मां को एक हाथ से लाल बालों को पकड़े हुए और दूसरे हाथ से उसके नितंब पर थप्पड़ मार रहा था। वह दर्दनाक रहा होगा। रिक को ये पहले हाथ के निशान से और फिर अपनी मां की चीख से पता चला। ये स्पष्ट रूप से उस आदमी पर भड़क गया क्योंकि रिक ने उसके चेहरे पर पहली बार मुस्कान का संकेत देखा। अब वह उसे हर कुछ मिनट में थप्पड़ मारने लगा। रिक को एहसास हुआ कि इस आदमी को इससे मजा आ रहा है। क्या कमीना है, रिक अपने मन में केवल उसे कोस सकता है। ये कुछ और मिनटों तक चलता रहा जब उस आदमी ने अमेलिया के कूल्हों को पीछे खींचा और एक संभोग सुख का चेहरा बनाया। रिक अपनी मां की योनि से बहते हुए वीर्य को उसकी जांघों से होते हुए जमीन पर गिरते हुए देख सकता था। रिक को नहीं पता था कि उसे क्या महसूस करना चाहिए। क्या वह नाराज था? हाँ जरूर। क्या वह खुश था कि कम से कम ये तमाशा खत्म हुआ? हाँ। क्या वह अपनी मां से निराश था? बहुत निराश। लेकिन वह क्या कर सकता था? क्या वह उसे दोष दे सकता था? यहाँ के लोगों ने उसकी नैतिकता की भावना को साझा नहीं किया, और वह निश्चित रूप से नैतिकता पर किसी को व्याख्यान देने वाला आखिरी व्यक्ति था जिसने आज ही अपनी भोली भाली चाची का फायदा उठाकर उसकी गांड में चुदाई की थी। तुमने अच्छा प्रदर्शन किया अमेलिया। इन कुछ हफ्तों में मैंने जो सेक्स किया वह बहुत संतोषजनक था, नग्न आदमी ने कहा। रिक को पता नहीं क्यों, लेकिन उसे ये देखकर थोड़ी राहत मिली कि उसका लिंग 7 इंच लंबा था, जबकि यह निश्चित रूप से उसके पिता के लिंग से लंबा था, लेकिन वह उसकी तुलना नहीं कर सकता। रिक ने देखा कि उसकी मां ने थोड़ा झुककर मुखिया को धन्यवाद दिया। आदमी ने कपड़े पहने और एक कपड़े का थैला खरीदा और अमेलिया को दिया। ये लो, तुमने बहुत मेहनत की है। मैंने एक पेस्ट शामिल किया है जिसे तुम अपने कूल्हों पर लगा सकती हो। ये सूजन को कम करने में मदद करेगा, आदमी ने कहा। और जैसा कि तय हुआ था, तुम अपना माल मुझे भेज सकती हो, मैं इसका ध्यान रखूंगा। कुछ समय के लिए रिक को इस आदमी से जुड़ने में मुश्किल हो रही थी, जो अपनी मां को जानवर की तरह पाल रहा था और उसे ऐसे देख रहा था जैसे वह उसके नीचे हो। अरे यार, इस आदमी के शरीर पर कहीं एक स्विच है जिससे वह वीडियो गेम की तरह मोड के बीच स्विच कर सकता है, रिक ने खुद से सोचा। अध्याय 17, मां से बातचीत। तो मैं देख रहा हूं कि आपका बेटा ठीक हो गया है। मुझे लगता है कि पूरी तरह से। खुद को तैयार करके एरिक रिक की ओर बढ़ा और अमेलिया से पूछा। हाँ चीफ, देवी गया के लिए धन्यवाद, वह ठीक हो गया है। मुझे लगता है कि आप इस साल के जादुई समारोह में भाग लेने वाले बच्चों में से एक हैं। इस बार एरिक ने हरे बालों वाले छोटे लड़के के सामने आकर पूछा। हाँ मैं हूँ, रिक ने जवाब दिया। हालांकि वह जानता था, क्योंकि उससे विनम्रता से पूछा गया था, उसे उचित शिष्टाचार के साथ जवाब देना चाहिए था, लेकिन इस आदमी द्वारा अमेलिया के बालों को पकड़ना और उसके नितंब पर जोर से थप्पड़ मारना अभी भी उसके दिमाग में ताज़ा था। और ये तथ्य कि यह जिम का पिता था, वास्तव में स्थिति में मदद नहीं करता था। हाँ, एक बहुत ही उग्र व्यक्ति हमें यहाँ मिला है। एरिक ने जूनियर के अपमानजनक लहजे को अनदेखा कर दिया। कृपया उसका बुरा न माने, उसका इरादा आपका अपमान करने का नहीं था। अमेलिया रिक की सहायता के लिए आए। आपके पास अच्छे माता पिता हैं। कड़ी मेहनत करें और उन्हें गौरवान्वित करें, एरिक ने रिक से उसके बालों को सहलाते हुए कहा। फिर भी रिक ने जवाब देने की जहमत नहीं उठाई।
वह अपनी प्यारी माँ के प्रति कोई नफरत नहीं दिखा सकता, इसलिए वह इस लड़के से अपना बदला जरूर लेगा। अमेलिया ने एरिक को दरवाजे तक छोड़ा। जब वह वापस लौटी तो उसने पाया कि रिक अच्छे मूड में नहीं दिख रहा था। इसलिए उसने पूछा, क्या तुम्हें कुछ हुआ है रयू? नहीं माँ, मैं ठीक हूँ, रिक ने थोड़ा उदास होते हुए कहा। अमेलिया को एहसास हुआ कि वह खुलकर बात करने को तैयार नहीं है, इसलिए उसने उसे मजबूर न करने का फैसला किया। इसके बजाय उसने उसे गले लगाया और उसका सिर अपने स्तनों के बीच रख लिया। रिक उसके तेज धड़कते दिल और उसकी भारी सांसों को महसूस कर सकता था, इसलिए उसने प्रस्ताव रखा, मैं ठीक हूँ माँ, तुम्हें मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें नहाकर थोड़ा आराम करना चाहिए। हाँ रयू, मैं सिर्फ यही करने की योजना बना रही हूँ। इसके अलावा मेरा तुमसे एक अनुरोध भी है। रिक ने उसके आगे बोलने का इंतजार किया। क्या तुम मेरे कूल्हों पर कुछ हीलिंग पेस्ट लगाने में मेरी मदद कर सकते हो? ठीक है, रयू ने जवाब दिया। अमेलिया ने उसके गालों पर एक चुंबन दिया और शायद नहाने चली गई। रिक हॉल रूम में उसका इंतजार कर रहा था और उसने अमेलिया के लिए एक चटाई तैयार कर रखी थी। कुछ समय बीतने के बाद नग्न अमेलिया तौलिया से खुद को सुखाकर लौटी। वह आए और सीधे चटाई पर पेट के बल लेट गई। रयू, उस बैग की जांच करो, तुम्हें उसमें पेस्ट मिलेगा। अमेलिया ने उस बैग की ओर इशारा करते हुए कहा जिसे चीफ ने उसके साथ खरीदा था। रिक ने उसके कहे अनुसार किया और बैग की तलाशी ली। वहां उसे कई वजन फल मिले, जो निश्चित रूप से उसकी चाची को मिले फलों से 3 से 4 गुना ज्यादा थे। नीचे उसे मिट्टी का डिब्बा मिला। वह उसे अपनी माँ के पास ले गया, उसे खोला और उसमें पीले रंग का चिपचिपा पेस्ट पाया। रिक ने अपने दोनों हाथों में पर्याप्त मात्रा में पेस्ट लिया और अमेलिया के बट पर लगाना शुरू कर दिया। उसे काफी मार पड़ी है क्योंकि उसके गाल उसके बालों की तरह लाल हो गए थे। बातचीत शुरू करने की कोशिश करते हुए रिक ने पूछा, अरे माँ, क्या हमारे पास राशन कम था? नहीं रयू, तुम क्यों पूछ रहे हो? रिक ने जवाब दिया, तो फिर तुम चीफ के साथ सेक्स करने के लिए क्यों राजी हो गई? वह मुझे एक सामान्य आदमी की तरह नहीं दिखता, कम से कम सेक्स सेशन के दौरान तो नहीं। अमेलिया अपने बेटे के शब्दों के चयन पर खिलखिलाकर हंस पड़ी। हाँ, चीफ के सेक्स करते समय कुछ बहुत ही अनोखे शौक होते हैं, लेकिन वह ये सुनिश्चित करता है कि अन्य लोग सामान्य व्यक्ति से मिलने वाली सामान्य कीमत से 4 और कभी-कभी 5 गुना अधिक कीमत देकर नुकसान न उठाएं। साथ ही अमेलिया ने आगे कहा, बड़ा कारण ये था कि जिस नियमित व्यक्ति से मैं जादुई आग में अपने बर्तन पकाती थी वह कुछ स्थितियों के कारण अब व्यापार के लिए उपलब्ध नहीं है। इसलिए मुझे चीफ से यह काम करने के लिए कहना पड़ा। इसलिए मैंने इस सत्र के बदले में 20 विर्गोस और मेरे बर्तन पकाने के 1 सप्ताह के लिए सौदा किया है। रिक को यह भयानक लगा कि वह इतने हार्डकोर जुदाई सत्र के बाद भी हंस सकती है। अमेलिया के चेहरे पर ऐसा लग रहा था जैसे उसने अपनी चूक के लिए अच्छा सौदा कर लिया। रिक धीरे धीरे अमेलिया के नितंबों की मालिश कर रहा था। तभी उन्हें दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी। एक व्यक्ति ने खुद को अंदर बुलाया। जेफ दरवाजे पर खड़ा था, जबकि वह अपनी पत्नी और बेटे की स्थिति को देख रहा था, जो उसके नितंबों की मालिश कर रहे थे। तो क्या तुमने अपने बर्तन बनाने में चीफ की मदद ली? जेफ ने बेफिक्र होकर पूछा और अमेलिया के पास आकर बैठ गया। हाँ, अमेलिया ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। मैंने तुमसे कहा था कि तुम कम से कम गर्मियों के महीनों में अपने बर्तन बनाने का काम बंद कर सकती हो। ऐसा नहीं है कि अगर तुम इस पर काम नहीं करोगी तो हम भूखे मर जाएंगे। एट नोबल बनेट एट। मुझे पता है जेफ, लेकिन काम करने से मुझे उपलब्धि का एहसास होता है। इससे मुझे अपने परिवार के लिए आय अर्जित करने में मदद मिलती है, चाहे वह कितनी भी छोटी क्यों न हो। और मेरे लिए यही काफी है। इसके अलावा अगर मेरे पास करने के लिए कोई काम न हो तो मैं घर में बोर हो जाती हूँ। अमेलिया ने एक भावुक भाषण दिया। आप और आपके आदर्श, जेफ ने जवाब दिया और काम पर पूरे दिन के बाद फ्रेश होने के लिए उठ गया। जाहिर है कि यह पहली बार नहीं था जब वे इस तरह की चर्चा कर रहे थे। जेफ के गैर जिम्मेदाराना व्यवहार से अमेलिया थोड़ी निराश थी, लेकिन उस समय रयू ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, मुझे लगता है कि तुम जो कर रही हो वह सही है माँ। चिंता मत करो, मैं तुम्हारा पूरा साथ दूंगा। अमेलिया कान से कान तक मुस्कुराई। मैं तुमसे प्यार करती हूँ मेरे बच्चे। अमेलिया उठी और रिक को एक लंबा चुंबन दिया। अरे माँ, अभी मेरा काम पूरा नहीं हुआ है, तुम कहाँ जा रही हो? रिक वहीं अकेला बैठा रह गया जबकि अमेलिया रसोई में चली गई। रयू, इन शब्दों ने मेरे सारे दर्द दूर कर दिए। हाँ, अमेलिया ने हंसते हुए जवाब दिया। मम्मी बहुत मेहनत करेगी, चिंता मत करो। अमेलिया ने मन ही मन खुद को प्रोत्साहित किया। भोजन करने के बाद सभी लोग रात भर शांति से सोए। अध्याय 18, स्वप्नलोक में मुठभेड़। रिक गहरी नींद में था। अपनी चाची की आंत में वीर्य पंप करने का मतलब था कि वह खाली अंडकोशों के साथ सो सकता था।
आधी रात हो चुकी थी और रिक अपने कमरे में अकेला था और उसे थोड़ी बेचैनी होने लगी। उसकी छाती पर कुछ चमक रहा था। अगर रिक सोया नहीं होता तो वह पा सकता था कि यह चमक उसी हरे रत्न से आ रही थी जिसका उसने पहले विश्लेषण किया था। हर गुजरते पल के साथ यह गर्म होता जा रहा था। मैं कहाँ हूँ? रिक ने खुद को ये कहते हुए सुना, लेकिन यह मजेदार था क्योंकि उसे महसूस हो रहा था कि उसने वास्तव में अपने मुंह का कोई हिस्सा नहीं हिलाया था। ऐसा लगता है कि यह आवाज मेरे दिमाग से सीधे इस दुनिया में प्रक्षेपित हो रही है। रिक ने चारों ओर देखने की कोशिश की, लेकिन वहां घना अंधेरा था, वह कुछ भी नहीं देख सकता था। हालांकि उसे महसूस हो रहा था कि उसकी दृष्टि की भावना किसी तरह अभी भी बरकरार थी। मुझे मत बताओ कि मैं एक बार फिर खुद को मारने में कामयाब हो गया, रिक ने डर कर कहा। वह इस समय मर नहीं सकता, उसका रोमांच अभी भी उस दुनिया में शुरू होना बाकी था। वहां उसके बहुत अच्छे परिवार और दोस्त थे। हालांकि उसके लिए उस दुनिया में सिर्फ 2 दिन थे, लेकिन फिर भी वह वहां से जाने के लिए अनिच्छुक था। जीतने वाले बदमाश को छोड़ो, एक भारी और गरजती हुई आवाज आई। इसके साथ ही उसके आसपास की दुनिया बैंगनी रंग में बदल गई। एक हरे रंग की चमक ने आकृति के आकार को रेखांकित किया जिसने रिक को डायनासोर के सिर की याद दिला दी। क्या तुम मौत के दूत की तरह हो या कुछ और? रिक ने पूछा। हालांकि यहाँ ये दृश्य किसी डरावनी फिल्म से बिल्कुल अलग था, लेकिन अगर रिक पहले ही मर चुका था तो उसके साथ और क्या बुरा हो सकता था, या अगर वह किसी सपने में था तो यह आदमी शायद उसे किसी भी तरह से नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। तो डरने की क्या बात है? यही वह विचार प्रक्रिया थी जिसने रिक को आत्मविश्वास के साथ उस इकाई से बात करने की अनुमति दी। हा, मैंने तुमसे कहा था कि तुम मरे नहीं हो, इसलिए अब इस मौत के धंधे से छुटकारा पाओ। ठीक है, मैं तुम्हारी बात पर यकीन करूंगा, रिक ने जवाब दिया। इस समय वह खुद भी पूरी तरह से आश्वस्त था कि यह किसी तरह का स्वप्निल स्थान था और यह इकाई उसे यहाँ खींच लाई थी क्योंकि शायद वह उससे संवाद करना चाहती थी। उसने अपने पिछले जीवन में ही इतना जानने के लिए पर्याप्त उपन्यास और किताबें पढ़ी थीं। सुनो बेटा, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। अब मैं तुम्हारे जरिए अपना मन प्रसारित करूंगा और तुम इसे प्रसारित करने के रास्ते याद रखोगे। भारी और कर्कश आवाज आए। रिक इसके लिए तैयार था, लेकिन वह अभी भी उस इकाई से कुछ सवाल पूछना चाहता था। ठीक है, ये ठीक है, लेकिन क्या तुम्हें नहीं लगता कि इस बातचीत को जारी रखना थोड़ा अजीब है जब मैं तुम्हारा नाम भी नहीं जानता या तुम क्या हो? बस मुझे द ड्रैगन कहकर बुलाओ। तुम्हारे बाकी सवालों के जवाब हमारी अगली मीटिंग तक मिलेंगे। ये कहते हुए ड्रैगन ने बार बार रिक्स के शरीर के माध्यम से अपना मन प्रवाहित करना शुरू कर दिया। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 10 बार, 20 बार। जब यह 50वां चक्र था तो रिक महसूस कर सकता था कि इकाई की ऊर्जा कम हो रही थी। आखिरी चक्र पूरा होने के बाद ड्रैगन ने कहा, बेटे, तुम्हें शायद एहसास न हो, लेकिन तुम हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो, इसलिए मरना मत। अच्छी तरह जियो और पत्थर मत खोना। यही एकमात्र चीज है जो मुझे तुम्हारे साथ जुड़ने की अनुमति दे सकती है। आवाज की तीव्रता और तीव्रता दोनों ही कम होती जा रही थी। आखिरी वाक्य तक ऐसा लगा कि यह किसी राजसी ड्रैगन की आवाज नहीं बल्कि एक नम्र इंसान की आवाज थी। वह आदमी सच कह रहा था। ऐसा लगा जैसे उसने अपनी आखिरी ताकत का इस्तेमाल करके मुझे ये खास मन चैनलिंग विधि सिखा दी है, और वह मेरी गर्दन में पड़े उस पत्थर के बारे में बात कर रहा होगा। इस समय रिक अपने बिस्तर से उठा और पाया कि वह, उसके कपड़े और उसका बिस्तर पूरी तरह से पसीने में भीग चुके थे। उसने अपने कपड़े उतारे और अपने कमरे में किसी भी संदिग्ध चीज की तलाश की जो उन सपनों को प्रेरित कर सकती थी, लेकिन एकमात्र संदिग्ध चीज उसके गले के आसपास थी। उसने रत्न का एक बार फिर से विश्लेषण करने की कोशिश की ताकि यह पता चल सके कि क्या उन सपनों को प्रेरित करने के अलावा इसमें कुछ खास है। उसने चुटकी, दबाव, रगड़ आदि सब कुछ आजमाया, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। एट नोबल बनेट एट रत्न के साथ इन चीजों को आजमाते हुए वह किसी तरह मन को चैनल करने में सक्षम था, लेकिन अपने ज्ञान से वह जानता था कि किसी के लिए जागृति समारोह से गुजरे बिना मन को नियंत्रित करना लगभग असंभव था। यह उस ड्रैगन की बात रही होगी। उसने अपने मन का कुछ हिस्सा मेरे शरीर में छोड़ दिया होगा ताकि मैं उसकी चैनलिंग तकनीक का अभ्यास जारी रख सकूं। यह उसकी बहुत सोच समझ वाली बात थी। रिक फर्श पर बैठ गया और कुछ समय तक उस मन परिसंचरण की कोशिश की। यह आश्वस्त होने के बाद कि वह उस सपने से सब कुछ याद रखने में सक्षम था, उसने एक गहरी सांस ली। उसे अपने शरीर में कुछ भी गड़बड़ नहीं लगी। उसने फैसला किया कि एक दिन के लिए यह अलौकिक मुठभेड़ें पर्याप्त थीं। रिक बाथरूम में गया और नहाया। पसीने से लथपथ बिस्तर पर आधी रात तक उछलने कूदने के बाद वह तरोताजा महसूस कर रहा था। उसने अपने कपड़ों की परवाह नहीं की और अपने माता पिता के कमरे में चला गया। उसकी माँ वहां पूरी तरह से नग्न सो रही थी, शायद इसलिए कि वह वैसे भी अपने चोटिल नितंबों को नहीं ढक सकती थी।
वह अपने माता पिता के बीच में चढ़ गया और अमेलिया की बाहों में खुद को सहज बना लिया। सच कहूं तो रिक अपनी स्थिति से थोड़ा निराश था। हालांकि पूरी तरह से निश्चित नहीं था, लेकिन अब उसे लगा कि उसका यहाँ होना सिर्फ संयोग नहीं था और उसे लग रहा था कि किसी तरह उसे किसी तरह के बड़े सत्ता संघर्ष में घसीटा जा रहा है। रिक कोई योद्धा नहीं था, वह बस जीना चाहता था और इस दुनिया में अपने जीवन का आनंद लेना चाहता था। नींद ने उसे जल्द ही अपनी गिरफ्त में ले लिया। अध्याय 19 मीरा और दादी से मुलाकात। दोपहर का समय था जब वह अपनी नींद से जागा। नींद से उठते ही उसने खुद को कमरे में अकेला पाया। खैर, यह उम्मीद के मुताबिक ही था, उसके माता पिता को उसके जैसा काम नहीं करना था। कमरे से बाहर निकलते ही रिक ने पाया कि अमेलिया मेहमानों की सेवा कर रही थी। अरे रयू, यहाँ आओ और अपनी दादी से मिलो। रिक उस समय पूरी तरह से नंगा था, इसलिए वह पहले कुछ कपड़े पहनना चाहता था, लेकिन अपनी माँ की उत्साहित और उत्सुक निगाहों को देखकर रिक ने ऐसा न करने का फैसला किया। मुझे यकीन है कि उन्हें इससे कोई आपत्ति नहीं होगी। इसमें शर्मिंदा होने की क्या बात है। अमेलिया के बगल में एक सफेद पोशाक में बैठी महिला थी। अमेलिया की तुलना में उसने गाउन जैसी पोशाक पहनी हुई थी जो उसके शरीर को ऊपर से नीचे तक ढक रही थी। उसके सारे बाल सफेद थे, लेकिन रिक को अंदाजा था कि उसके बाल प्राकृतिक रूप से सफेद थे और उम्र बढ़ने का लक्षण नहीं थे। काली आंखें, नुकीली नाक और लंबा शरीर। रिक अपनी दादी का वर्णन इसी तरह करता था। उसे ऐसा लगा जैसे वह एक गर्वित महिला थी। उसके बगल में नीली ड्रेस में उससे छोटी एक छोटी लड़की बैठी थी। वह उसकी बहन मीरा थी। मीरा की आंखें अमेलिया की तरह लाल थीं, लेकिन बाल जेफ के जैसे काले थे। छाती न होने के बावजूद मीरा अमेलिया के जीन की वजह से बहुत आकर्षक लग रही थी। अरे दादी, आशा है कि आप ठीक होंगी। आओ मेरे पास बैठो रयू और मुझे तुम्हें करीब से देखने दो। रिक ने जैसा कहा गया था वैसा ही किया और अपनी दादी और मीरा के बीच बैठ गया। और नमस्ते बच्चा। रिक जानता था कि मीरा और रयू के बीच प्यार नफरत का रिश्ता है। वे साथ रहने पर झगड़ते रहेंगे और अलग रहने पर एक दूसरे को याद करेंगे। तुम किसको बच्चा कह रहे हो बेवकूफ भाई? हो। उसने अपना सिर रिक से दूर कर लिया, जो स्पष्ट रूप से इस मजाक को जारी रखने में दिलचस्पी नहीं रखता था। मीरा, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि तुम रयू से इस तरह बात मत करो। अमीलिया ने मीरा को डांटने की कोशिश की, लेकिन वह जानती थी कि इससे स्थिति में जरा भी बदलाव नहीं आएगा। अन्यथा उसकी डांट सालों पहले ही काम कर जानी चाहिए थी। हाँ, वे इतने बड़े हो गए हैं, फिर भी उनका मजाक अभी भी जारी है। एमिली हंसी। तो अब तुम्हें कैसा लग रहा है रयू? क्या तुम्हें इन 3 दिनों में कोई परेशानी हुई है जब से तुम जागे हो? उसने गंभीर चेहरे के साथ रिक से पूछा। रिक को लगा कि वह चाहकर भी उसके सामने झूठ नहीं बोल सकता। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी अनुभवी आंखों ने दुनिया देखी है और वह किसी भी धोखे को पहचान सकती है। सौभाग्य से उसे इस समय झूठ बोलने की जरूरत नहीं थी। हाँ दादी, मैं बिल्कुल ठीक महसूस कर रहा हूँ। एमिली समझ सकती थी कि रयू ने सच कहा था, इसलिए उसने मामला छोड़ दिया। बच्चे, मेरे करीब आओ और अपनी पीठ मेरी तरफ करो, मुझे तुम्हारे शरीर की बनावट की जांच करने दो। एमिली को व्यक्तिगत रूप से रयू के शरीर की जांच करने की पेशकश करते हुए देखकर अमेलिया बहुत उत्साहित थी। शहर में बहुत से लोग नहीं जानते थे कि जेफ की माँ और पिता अपने समय में बहुत शक्तिशाली थे। उन्हें साम्राज्य की सेना में भी भर्ती किया गया था और उन्होंने जानवरों के गठबंधन और ऑक्स के खिलाफ लड़ाई लड़ी और जीत हासिल की। लेकिन दुर्भाग्य से एमिली के पति ने युद्ध में अपनी जान गंवा दी। तब से, हालांकि उसका कोरवा में एक स्थायी निवास था, वह एक साधु की तरह एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती रहती है। उसका दुर्भाग्य इतना था कि उनके पहले बच्चे को जो उनकी जादुई शक्ति विरासत में मिली थी, उसकी मैना मेरिडियन जल्दी ही क्षतिग्रस्त हो गई और उसके अगले बेटे को कोई विरासत नहीं मिली। उसने कितना दुखद जीवन जिया। अमेलिया ने अपनी सास के साथ सहानुभूति जताई। रिक ने वैसा ही किया जैसा उसे बताया गया था। एमिली ने अपने हाथ उसकी पीठ पर रखे और अपने मन को उसके मेरिडियन के माध्यम से प्रसारित करना शुरू कर दिया। अमेलिया थोड़ी देर के लिए देख सकती है। एमिली की आंखों में आश्चर्य की एक झलक गुजरी, लेकिन वह इसे बहुत जल्दी दबाने में कामयाब रही, जिससे अमेलिया भ्रमित हो गई। बहुत अच्छा लगता है कि तुम कुछ शक्तिशाली जादुई क्षमताओं को जागृत कर सकते हो। इसलिए जब समय आए तो जितना हो सके उतना ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करो। किस पर ध्यान केंद्रित करो दादी? रयू ने पूछा। समय आने पर तुम्हें इसका एहसास होगा। यह उत्तर पाकर रिक ने सोचा, हाँ, और इसीलिए मैं बूढ़े लोगों से नफरत करता हूँ। हमेशा पहेलियों में बात करते हैं। वह निराश था, लेकिन उसने इसे अपने चेहरे पर नहीं आने दिया। अब मैं विदा लेती हूँ अमेलिया, एमिली ने उठते हुए कहा। ठीक है माँ, कृपया अपना ख्याल रखना, अमेलिया ने कहा। आप भी अपना और अपने परिवार का ख्याल रखना। हम जल्द ही फिर मिलेंगे। इतना कहकर वह चली गई।
जब एमिली कुछ दूरी पर थी तो उसने इच्छा व्यक्त की, ये स्पष्ट रूप से रयू पर एक ड्रैगन की आभा थी। लेकिन ये कैसे संभव है? सबसे पहले तो वह एक इंसान है और दूसरी बात ये कि रयू अभी भी एक बच्चा था। क्या मेरी पुरानी हड्डियां मेरे साथ कोई चाल चल रही हैं? मीरा, तुम अपने कमरे में जाकर आराम करो, मुझे तुमसे बात करनी है भाई। ठीक है माँ, मीरा ने रिक पर कुछ अजीब चेहरे बनाते हुए जवाब दिया, जबकि अमेलिया नहीं देख रही थी। रिक उसकी बचकानी हरकतों पर मुस्कुराया। अमेलिया और रिक फिर से हॉल में बैठ गए। तो रयू, कल रात क्या हुआ? मैंने पाया कि तुम्हारी चादरें भीग गई थीं और तुम्हारे कपड़े भी भीगे हुए थे। अब जबकि उसकी अधिकारपूर्ण दादी चली गई थी, रिक खुद को उत्तेजित होने से नहीं रोक सकता। अपनी माँ के स्तन को देखते हुए, एट नोबल बनेट एट, मुझे बहुत भयानक सपना आया माँ, इसलिए मैं डर गया और तुम्हारे बिस्तर में शरण ली। इसके लिए माफ करना माँ, उसने थोड़ी कांपती आवाज में ऐसा कहने की कोशिश की। जब अमेलिया ने उसे कांपते हुए देखा तो वह तुरंत आगे बढ़ी और उसे गले लगा लिया। इसे याद रखने की कोई जरूरत नहीं है रयू, यह अब चला गया है, अब इसे भूलने की कोशिश करो। रिक डरने का नाटक कर रहा था, जैसा कि अमेलिया के पेट में उसके लिंग के उभरने से स्पष्ट था। रयू अपनी माँ के कमजोर होने का इंतजार कर रहा था और उसका मौका आया तो उसने माँ से पूछा, माँ क्या मैं आपसे एक काम मांग सकता हूँ? उसे पता था कि इस समय वह जो भी कर सकती है वह करेगी। बेशक रयू, बस कह दो। उसने कल से ही इसकी योजना बना ली थी, लेकिन एरिक के साथ अमेलिया के प्रकरण ने उसके दिमाग को उलझन में डाल दिया था। लेकिन अब उसका समय आ गया था। उसने कहा, माँ वास्तव में मैंने अपना लिंग आंटी सुना की गोदा के छेद में डाला था और यह उसके अंदर बहुत गर्म और आरामदायक था। और अब मैं उत्सुक था कि क्या यह आपके गुदा में भी ऐसा ही होगा। रिक ने एक विराम लिया और कहा, लेकिन चूंकि आपको कल से थोड़ी चोट लगी है, क्या मैं इसे आपके मुंह में डाल सकता हूं? रिक को भी पता था कि यह उसकी जिंदगी में सुनी गई सबसे बेतुकी बात थी। लेकिन चूंकि जोखिम बहुत कम था तो क्यों न उससे पूछा जाए और शायद चमत्कार हो जाए। कितना अजीब अनुरोध है। अमेलिया ने अपने चेहरे पर यह भाव जाहिर किए बिना सोचा। अध्याय 20, इसे खल्लो माँ। हाँ रयू, तुम ये कर सकते हो। तुम्हारी उम्र के बच्चे हमेशा इन चीजों के बारे में जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। अमेलिया ने झूठ बोला ताकि वह रयू को प्रोत्साहित कर सके। और वह जानती थी कि यह काम कर गया क्योंकि वह रयू के चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान देख सकती थी। रिक आज अपने भाग्य का शुक्रिया अदा कर रहा था। उसे लगा कि यह काम कर गया क्योंकि उसका अमेलिया के साथ इतना करीबी रिश्ता था। यह निश्चित रूप से अन्य महिलाओं पर काम नहीं करेगा। लेकिन क्या रिक को इस समय अन्य महिलाओं पर काम करने की आवश्यकता थी? बिल्कुल नहीं। अब उसे बस अपनी माँ और उसके मुंह की जरूरत थी। रिक खड़ा हो गया और उसका आधा खड़ा लिंग अमेलिया के चेहरे के सामने लटक गया। उसने अपना मुंह जितना हो सके उतना चौड़ा खोला। अपनी मां को अपने बेटे के विशाल लिंग के सामने खुले और आमंत्रित मुंह के साथ देखकर रिक को एक बार फिर निराशा हुई कि उसके पास उसका स्मार्टफोन नहीं था। वह वास्तव में इस पल को हमेशा के लिए कैद करना चाहता था। लेकिन अफसोस कि वह किसी तरह बिना तस्वीर के इसे करने में कामयाब हो जाएगा। रिक ने अपना लिंग अपने हाथ में लिया और धीरे से उसके मुंह में डाल दिया। उसका लिंग सिर उसकी जीभ पर टिका हुआ था। मैं इसे अब अंदर धकेल दूंगा माँ। उसने देखा कि अमेलिया ने अपनी आंखों से उसे जवाब दिया। इसलिए उसने उसका सिर पकड़ लिया और धीरे धीरे अपने लिंग को अपनी मां के गर्म गले की ओर धकेलना शुरू कर दिया। अमेलिया ने अपने गले में उसके बड़े लिंग को समायोजित करने के लिए कई बार अपनी गैग रिफ्लेक्स को दबाया। वह अपने बच्चे को डराना नहीं चाहती थी। साथ ही उसे अभी भी याद है कि रियू ने कल उससे क्या कहा था, मुझे तुम पर विश्वास है माँ। मैं तुम्हारा हर तरह से साथ दूंगा। अपनी चौड़ी मुस्कान के साथ अमेलिया इस कार्य को पूरा करने के लिए साहस और समर्पण से भरी हुई थी। रयू ने उससे एक एहसान मांगा और वह उसके लिए ये काम करेगी। इसके साथ ही उसने अब पूरे 6 इंच अंदर ले लिए हैं। लेकिन उसे लगा कि वह पहले से ही अपनी सीमा पर थी। रिक ने देखा कि अमेलिया किस उत्सुकता से उसके मुंह के अंदर उसके लिंग को समायोजित करने की कोशिश कर रही थी। उसने ऐसा करने के लिए अपने औचित्य का आविष्कार किया होगा, उसने सोचा। रिक अमेलिया के गले की गर्मी का आनंद ले रहा था। वह इसे अनंत काल तक वहीं रख सकता था। लेकिन जब उसने देखा कि अमेलिया रो रही है तो उसे होश आ गया। रिक को एहसास हुआ कि उसने काफी गहराई तक धक्का दे दिया था, इसलिए उसने उसे वापस खींच लिया। जब उसके बेटे का लंबा लिंग उसके मुंह से बाहर निकला तो उसने गहरी सांस ली। वह राहत महसूस कर रही थी और निराश भी। उसे राहत थी कि अब वह अपनी सांस ले सकती है, जबकि वह निराश थी क्योंकि वह अपने बेटे के पूरे लिंग के आधे से थोड़ा अधिक ही अंदर ले पाई थी। अरे माँ, मुझे लगता है कि हमें अब इसे जारी रखने की आवश्यकता नहीं है। भले ही उसने मुस्कुराते हुए ये कहा हो, अमेलिया परिणामों से संतुष्ट नहीं थी, लेकिन वह अपने बेटे के पूरे लिंग को अपने अंदर लेने के लिए दृढ़ थी।
नहीं रयू, चलो एक बार और कोशिश करते हैं। ये कहते हुए उसने उसका लिंग पकड़ लिया और उसे अपने मुंह में डाल लिया। रिक ने फिर से धक्का देना शुरू किया लेकिन वह अभी भी 6 इंच की गहराई पर अटका हुआ था। रिक जानता था कि अमेलिया कुछ असंभव करने की कोशिश कर रही थी। डीप थ्रोटिंग के लिए अभ्यास की आवश्यकता थी जबकि अमेलिया के पास कोई अभ्यास नहीं था। उसे कुछ ऐसा करना था जिससे उसका ध्यान इस बात से हट जाए। उसने कुछ सोचा और अपनी लंबाई को उसके अंदर से बाहर खींचकर कहा, ठीक है माँ, वास्तव में यह वही लंबाई थी जो चाची ने अपने गुदा के माध्यम से ली थी। इसलिए मुझे तुम्हारे अंदर नीचे जाने देने के बजाय तुम मुझे तुम्हारे साथ संभोग करने क्यों नहीं देती जैसे मैंने चाची के साथ किया था। कैसा रहेगा? अमेलिया कुछ समय के लिए असंतुष्ट महसूस करती रही लेकिन फिर उसने सकारात्मक जवाब दिया। ठीक है रयू, चलो जैसा तुमने कहा वैसा करते हैं। रिक इस सौदे से बहुत खुश था। अपनी माँ के मुंह को पंप करना या उसके गले की गहराई तक पहुंचना। रिक दोनों करना चाहता था लेकिन वह उसके मुंह को पंप करने के लिए तैयार था। माँ, क्या मैं जुदाई करते समय आपके बाल पकड़ सकता हूँ? रिक को लगा कि यह उसके लिए अपनी माँ के दोषी विवेक का फायदा उठाने का सबसे अच्छा समय था ताकि वह अपनी मनचाही पागलपन भरी मांगे सामने रख सके। हम और निश्चित रूप से अमेलिया ने सिर हिलाया। रिक ने अपने दोनों हाथों से उन लाल बालों को मुट्ठी में भर लिया और अमेलिया के मुंह में अपना लिंग अंदर बाहर करना शुरू कर दिया। और इस तरह अमेलिया का पहला मूक मैथुन शुरू हुआ। एट नोबल बनेट एट। अनाचारी माँ बेटे की जोड़ी को पता नहीं था। एक लड़की यह पूरा प्रकरण देख रही थी। वह सुन नहीं पा रही थी कि वे क्या बात कर रहे थे, लेकिन वह स्पष्ट रूप से देख सकती थी कि उसके बड़े भाई का लिंग उसकी माँ के मुंह में घुसा हुआ था। मेरा वह मूर्ख भाई क्या कर रहा है? क्या पुरुष महिलाओं के साथ सेक्स के लिए लिंग का उपयोग नहीं करते हैं? ये स्पष्ट रूप से सेक्स नहीं था क्योंकि इसमें उसकी माँ की योनि शामिल होती, न कि उसका मुंह। जितना अधिक वह इसके बारे में सोचती उतना ही वह भ्रमित होती जाती। कई बार उसने सोचा कि शायद वह वहां जाकर खुद उनसे पूछ ले, लेकिन उसे अपनी माँ की बात याद आ गई। वह रयू से अकेले में बात करना चाहती थी। मैं खुद उस बदबूदार भाई से पूछूंगी। ये कहते हुए वह अपने कमरे में चली गई। 10 मिनट हो चुके थे और रिक अभी भी जुदाई जारी रखे हुए था। उसने अमेलिया को कुछ छोटे ब्रेक दिए क्योंकि कुछ राउंड के बाद उसके जबड़े सुन्न हो जाते हैं। रिक को पता था कि वह अमेलिया के मुंह में अपना वीर्य छोड़ने वाला था। उसने पहले ही योजना बना ली थी कि वह जो गड़बड़ करने जा रहा है उसे कैसे संभालेगा। उसके बालों को पकड़कर रिक ने अमेलिया को अपने लिंग की ओर खींचा और अमेलिया के गले की अनुमति के अनुसार पूरी तरह से अंदर तक गया। फिर उसने अपने शक्तिशाली वीर्य की एक के बाद एक धारें छोड़नी शुरू कर दी, जिससे अमेलिया उन्हें रोक नहीं पाए और उसके मुंह से और फिर उसके स्तनों पर बहुत अधिक मात्रा में गाढ़ा चिपचिपा वीर्य रिसने लगा। कुछ उसके कपड़ों पर गिर गया जबकि बाकी फर्श पर गिर गया। अमेलिया को इस बात पर बहुत आश्चर्य हुआ कि उसका लड़का कितना वीर्य छोड़ने में कामयाब रहा। ये वास्तव में चीफ द्वारा उसकी योनि में छोड़े गए वीर्य से 3-4 गुना अधिक था और चीफ को गांव के अन्य पुरुषों द्वारा छोड़े गए वीर्य से लगभग 5 गुना अधिक वीर्य छोड़ने के लिए जाना जाता था। रिक ने धीरे से अपना लिंग बाहर निकाला। अमेलिया को हल्की खांसी आई लेकिन उसने अपने मुंह के अंदर मौजूद गाढ़ा वीर्य रोक लिया। वह अपने बच्चे के सामने और अधिक नहीं झुकना चाहती थी। वह उठी और अपने मुंह में मौजूद वीर्य को बाहर निकालने के लिए बाथरूम जाने की योजना बना रही थी। तभी रिक ने उसे पुकारा, माँ, क्या आप कृपया इसे फेंककर बर्बाद नहीं कर सकती? अमेलिया ने रयू को सवालिया निगाह से देखा। रिक ने जवाब दिया, चाची ने कहा कि वीर्य मेरे शरीर का हिस्सा है, इसलिए चूंकि यह मेरी अंतरंग चीज है जो मैंने तुम्हें दी है, क्या तुम कृपया इसे बर्बाद नहीं कर सकती? रयू ने उसे अपनी पिल्ला जैसी आंखें दिखाईं। मुझे सुना से बात करनी है। वह बच्चों को क्या सिखा रही है? अपने बेटे की आंखों में देखते हुए और साथ ही अपने पिछले अपराध बोध को ध्यान में रखते हुए कि वह उसके लिंग को अपने गले के अंदर नहीं ले पा रही थी, उसने उसे अपने तरीके से काम करने देने का फैसला किया। उसने अपनी नज़र उसकी ओर घुमाई जो स्पष्ट रूप से उससे पूछ रही थी, तो तुम सुझाव देते हो कि मैं अपने मुंह में इस वीर्य के साथ क्या करूं? रिक समझ गया कि वह क्या पूछ रही थी, इसलिए उसने जल्दी से जवाब दिया, इसे खा लो माँ। अमेलिया ने अपना प्रतिरोध छोड़ दिया और कुछ ही घूंट में पूरा भार निगल लिया।